प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपसे बताना चाहूँगी विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो सल्तनत काल के पतन के दौरान इसका गठन हुआ। तुगलक शासन के विरुद्ध जब आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आधुनिक महाराष्ट्र के सारे प्रदेशों में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इस विद्रोह की स्थिति से आशंकित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियर और बुक्का को मुक्त करके तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरियर बुक्का को वह कंपली के युद्ध के बाद मंत्री बनाकर दिल्ली ले गया था। हरियर और बुक्का तुगलक सेनाओं के साथ कंपली आए और उन्होंने कंपली के विद्रोह का दमन भी किया। परंतु ये कहा जाता है कि उसी बीच विद्यारण्य नामक एक संत के प्रभाव में वे लोग आए और उनके प्रभाववश उन्होंने विजयनगर राज्य की नींव डाली और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हरियर और बुक्का भाई संगम के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के नाम पर ही अपने वंश की स्थापना की। अतः 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर राज्य के पहले वंश को संगम वंश कहा जाता है। विजयनगर राज्य कृष्णा तथा कावेरी नदियों के मध्य स्थित था और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर राज्य अथवा विजयनगर शहर की स्थापना की गई, जो आगे चलकर विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक ने 1443 ईस्वी में इस नगर के बारे में लिखा था कि विजयनगर एक ऐसा शहर है जो संपूर्ण पृथ्वी पर न देखा आँखों ने देखा है न कानों से सुना है। वह इस ढंग से बना है कि एक के भीतर एक उसे 7 प्राचीर घेरे हुए है। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया। पहला था संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। दूसरा था सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी। तीसरा था तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक और चौथा वंश था अरविंदु वंश, जिसने 1570 से 1614 ईस्वी तक शासन किया। हम सबसे पहले बात करेंगे संगम वंश की। इस वंश के शासकों ने लगभग 140 वर्ष तक शासन किया और इसकी स्थापना, जैसा कि अभी मैंने बताया था, कि 1336 ईस्वी में हरियर व बुक्का द्वारा की गई थी और इसके बाद इन दोनों ने इस राज्य का तेजी से विस्तार शुरू किया। 1346 ईस्वी में अंतिम होयसल सम्राट बल्लाल तृतीय मारा गया था। होयसल साम्राज्य विजयनगर में शामिल कर लिया गया, परंतु 1346 ईस्वी में स्थापित बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के विस्तार को सहन नहीं कर सका और बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। ये बहमनी व विजयनगर के मध्य संघर्ष का प्रारंभ था। संगम वंश का पहला शासक हरियर था, जिसने 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया। हरियर ने 1356 ईस्वी में मदुरा के सुल्तान पर आक्रमण करके इस क्षति की कुछ सीमा तक पूर्ति भी कर ली। इस प्रकार विजयनगर सुदृढ़ रूप से स्थापित हो गया। हरियर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम था, जो 1357 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1377 ईस्वी तक यानी लगभग 20 वर्ष तक उसने शासन किया। रायपुर दोआब के उपजाऊ प्रदेश पर अधिकार को लेकर उसका बहमनी राज्य के साथ संघर्ष हुआ। फरिश्ता इस बारे में लिखता है कि यद्यपि दोनों शासकों को अंत में एक संधि करनी पड़ी, तथापि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस युद्ध में बुक्का राय का पलड़ा भारी रहा। बुक्का ने मदुरै से मुसलमानों को मार भगाया। बुक्का की 1377 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसने चीन में भी अपना दूत भेजा था। नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं कि बुक्का अपने समय का एक महान शासक था, जिसे विजयनगर साम्राज्य का सच्चा निर्माता होने का श्रेय दिया जा सकता है। वह एक कुशल योद्धा था, जिसे मुसलमानों के विरुद्ध महान सैनिक सफलताएं प्राप्त हुई। धर्मांधता के इस युग में भी बुक्का राय उदारचित्त व्यक्ति था। उसने वेद विद्या के प्रसार को बहुत प्रोत्साहन दिया। बुक्का के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया। उसमें देवराय प्रथम ने 1406 से 1422 तक शासन किया। हरियर द्वितीय की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी के संघर्ष में देवराय प्रथम विजयी होकर गद्दी पर बैठा। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फरिश्ता के अनुसार फिरोज तुगलक ने बिना किसी विरोध के विजयनगर पर आक्रमण किए, परंतु हार खाई। पराजित होकर भी उसने संघर्ष चालू रखा और अंत में देवराय को उससे संधि करनी पड़ी। देवराय ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी फिरोज तुगलक से कर दिया, किंतु ये कथन सही नहीं माना जाता है। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। उसने
अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए अरब और ईरान से घोड़े खरीदे। डॉक्टर वेंकटरमैया उसके बारे में लिखते हैं कि उसके शासनकाल में विजयनगर सचमुच ही विद्यानगर बन गया था, जहाँ बड़े बड़े विद्वान शिक्षा लेते थे। और उसके समय में भी जो है बहमनी विजयनगर संघर्ष जो है निरंतर चलता रहा। साथ ही देवराय प्रथम को आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। आंध्र कोडविंदु के शासक का विद्रोह उसी के समय में हुआ, क्योंकि वह बहमनियों के साथ भी मिल गया था। और देवराय प्रथम ने प्रजा के कल्याण के हेतु योजनाएं भी बनाई। उसने तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बनवाकर विजयनगर के लिए नहरें निकाली। इतालवी यात्री निकोले कोंटी ने इस काल में विजयनगर की यात्रा की और यहाँ की शहर के बारे में और राज्य के बारे में सुंदर वर्णन उसने किया। वह 1420 ईस्वी में भारत आया था। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी जो है ज़्यादा योग्य नहीं थे। उसमें वीर विजय और रामचंद्र ने 1422 से 1426 ईस्वी तक शासन किया और उनका शासनकाल बहुत अल्प रहा। रामचंद्र प्रथम के बाद देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसने 1426 से 1446 ईस्वी तक शासन किया। वह संगम वंश का महानतम शासक था। इसने आंध्र के कोणविदु का दमन करके प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। देवराय के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना उड़ीसा के गजपति नरेश द्वारा दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास था। केरल सहित अधिकांश दक्षिण भारत को देवराय द्वितीय ने अपने विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। वह विद्या का महान संरक्षक था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ समय तक उसके दरबार को सुशोभित किए रहे। सेना में उसने मुस्लिमों की भर्ती शुरू की और सैनिकों को जागीरें भी दी गई। उसने मुस्लिमों को मस्जिदें बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की। देवराय के दरबार में फारस का प्रसिद्ध राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया 1443 ईस्वी में। इटली का निकोले कोंटी भी उसके राज्यकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया। देवराय द्वितीय की मृत्यु 1446 में हो गई और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी मल्लिका अर्जुन गद्दी पर बैठा, जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। उसके काल में विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उत्तर पूर्वी ओर से उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर और उत्तर की ओर से बहमनी शासकों ने आक्रमण प्रारंभ कर दिए। गजपति के आक्रमण बढ़ते ही गए, जिससे रोकने में मल्लिका अर्जुन असफल रहा और उससे अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा और 1465 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसे संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है, जिसने 1465 से 1485 ईस्वी में तक शासन किया। इसके काल में विद्यार्थियों आंतरिक विघटन और साथ ही साथ बाहरी आक्रमण दोनों की गति तेज हो गई। पुरुषोत्तम गजपति, जो कि उड़ीसा का शासक था, उसने विजयनगर साम्राज्य के अनेक प्रांतों पर अधिकार कर लिया। सौभाग्य से चंद्रगिरी में विजयनगर के गवर्नर सालू नरसिंह ने गजपति नरेश के आक्रमण का बहुत वीरता से सामना किया। कहा जाता है कि उड़ीसा की सेनाओं के साथ उसने 24 युद्ध लड़े। दूसरी ओर बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह अष्टम ने स्थिति का लाभ उठाते हुए सेनाओं द्वारा नेल्लौर और कांची तक विजयनगर पर प्रहार किया। विरूपाक्ष 1485 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी और उसके साथ ही संगम वंश समाप्त हो गया। विरूपाक्ष की हत्या के बाद प्रौढ़ देवराय ने कुछ समय तक विजयनगर की राजगद्दी के पर एकाधिकार कर लिया। पुर्तगाली यात्री नूनीज के अनुसार चारों ओर शासक विद्रोह कर रहे थे और अराजकता व अशांति व्याप्त थी। स्थिति का फायदा उठाते हुए सालू नरसिंह ने नायकों के साथ मिलकर ऐसे अलोकप्रिय शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। सालू के सेनानायक नरसा नायक ने राजप्रसाद पर अधिकार कर लिया। वे स्वामी सालू को गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। तो इस प्रकार दूसरा जो है वंश यहाँ पर शुरू होगा। संगम वंश प्रथम वंश था जिसने शासन किया विजयनगर पर, और उसके बाद सालू वंश जो है सत्ता में आया, जिसने मात्र 20 वर्ष तक शासन किया, 1485 से 1505 ईस्वी। और इसका जो प्रथम शासक था वह था नरसिंह, जो कि 1485 में गद्दी पर बैठा और उसने 5 वर्ष यानी 1490 तक शासन किया। विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक सालू नरसिंह था, जो कि कठिन परिस्थितियों में सिंहासन पर बैठा था।
सबसे पहले विजयनगर के सामंत शासकों व विद्रोही नायकों के विद्रोह का उसने दमन किया, परंतु अशांति का पूरी तरह दमन करने से पहले ही उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर अधिकार कर लिया। वह उदयगिरी पर अधिकार करके सालू नरसिंह को बंदी बना लिया, लेकिन उसको मुक्ति की प्रार्थना करने पर छोड़ दिया गया। सालू ने कर्नाटक में तुलु प्रदेश को हराया और विजयनगर की सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन व प्रोत्साहन दिया। सालू का सबसे बड़ा योगदान विजयनगर साम्राज्य के लिए ये था कि उसने साम्राज्य के संभावित विनाश से उसको बचा लिया। उसकी मृत्यु 1490 में हुई। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र इमाड़ी नरसिंह बना, जिसने 1490 से 1505 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन आयु कम होने से सेना नायक नरसा उसका संरक्षक बन गया। अवसर पाकर नरसा नायक ने सारी सत्ता को हथिया लिया और वास्तविक शासक बन बैठा विजयनगर का। इमाड़ी के बालिग होने पर नरसा से विवाद शुरू हो गया। इस पर नरसा ने इमाड़ी को पेनुकोंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। विजयनगर के खोए प्रदेशों की प्राप्ति का प्रयास उस दौरान किया गया। बीजापुर, बिदर, मदुरा पर सफलतापूर्वक अभियान किए गए। नरसा नायक की सबसे महत्वपूर्ण सफलता रायचूर दोआब में हुई, जब उसने बिदर के कासिम बरीद के साथ मिलकर रायचूर दोआब के अनेक किलों पर अधिकार कर लिया। 1498 ईस्वी में बीजापुर के आदिल खां को पुनः पराजित किया गया। नरसा नायक द्वारा चोल, पांड्य, चेर आदि राज्यों पर आक्रमण और अधीनता स्वीकारने को बाध्य किया, पर विजयनगर की सबसे बड़ी सफलता गजपतियों के खिलाफ थी। उसने प्रताप रुद्र गजपति के सारे दक्षिणी प्रयास असफल कर दिए। 1505 ईस्वी में इमाड़ी नरसिंह की मृत्यु हो गई और नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार सालू वंश भी समाप्त हो गया। वे वीर नरसिंह ने विजयनगर के तृतीय राजवंश तुलु वंश का संस्थापक वह बना। इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि विजयनगर में विभिन्न राजवंशों का शासन रहा और ये इसकी दुर्बलता का कारण भी बना। 1505 ईस्वी में तुलु वंश की शुरुआत होती है और लगभग 1570 वंश तक ये चलता है। इसका प्रथम शासक था वीर नरसिंह, लेकिन चूंकि ये हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसके खिलाफ राज्य में असंतोष फैल गया और संपूर्ण शासनकाल में उसके आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण दोनों ही सक्रिय बने रहे और 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर राज्य जो है वो अपने उत्थान उसका निरंतर होता रहा, लेकिन साथ ही उसके पड़ोसी राज्य उड़ीसा और साथ ही बहमनी राज्य से उसका संघर्ष भी रहा। साथ ही जो महत्वाकांक्षी सामंत थे वो भी विद्रोह करते रहे। परिणामतः उनकी शक्ति जो है कमज़ोर होती चली गई। अब इसका जो अगला शासक है वो है कृष्णदेव राय, जो 1509 में गद्दी पर बैठा था और उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया और वह विजयनगर का एक सबसे योग्य शासक माना जाता है। तो इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।